Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is productivity. What is productivity and different types of productivity and units for measurement of productivity. We are going to learn about this. So it is going to be very important for exam point of view. Question has come from this topic most of times, and in future also question will come from this topic. Therefore watch the video till the end to learn all the points. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है प्रोडक्टिविटी, जिसमें हम साथ में टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी की मेजरमेंट की यूनिट्स का ये समझने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन हर बार यहाँ से डेफिनेटली आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर का, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। जितनी भी बातें डिस्कस करने वाले हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, एग्जाम में आने वाली सब डिस्कशन होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्रोडक्टिविटी। बेटा इससे पहले हमने इकोसिस्टम स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में समझा था। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर और फंक्शन में हमने देखा था कि बेटा जो फंक्शन होता है उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है फंक्शन करता है, तो स्ट्रक्चर में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं ये डिस्कस किया था। और फिर फंक्शन में हमने देखा था कि 4 कंपोनेंट मेन काम करते हैं, इसमें प्रोडक्टिविटी होता है, एक एनर्जी फ्लो होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है, डिकम्पोजिशन। तो हम पहले कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी के बारे में। देखो बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन, वो हमेशा का बना रहे, हमेशा काम करता रहे, उसके लिए क्या है, कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी। बस उसको क्या चाहिए, कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी आनी चाहिए तो इकोसिस्टम काम करता रहेगा। अगर सोलर एनर्जी आना बंद हो जाएगी तो इकोसिस्टम का काम जो है बंद हो सकता है, अगर वो सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंड है इकोसिस्टम। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है किसी भी इकोसिस्टम के लिए, सर्वाइव करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, दैट इज़ उसके बाद सोलर इनपुट आती रही तो प्रोडक्टिविटी कॉन्स्टेंटली वहाँ पे प्रोड्यूस होती रहेगी। प्रोडक्टिविटी को 2 टाइप में डिफाइन करते हैं, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेटा और एक जो है सेकेंडरी। तो आप पहले हम पढ़ने वाले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको बोलते हैं पीपी शॉर्ट में। ये क्या है बेटा, द रेट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट रेट ऑफ, रेट बताया बेटा, यहाँ अमाउंट भी हो सकता है, मैं बताऊंगा अमाउंट लगाएंगे तो क्या होगा, रेट लगाएंगे तो क्या होगा। देखो रेट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या है, फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड, तो पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, और ए टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। द रेट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम by plants during photosynthesis is called प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो खाना बनता है, उसी से ऑर्गेनिक मैटर बनता है। तो पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग कितना जो है किस रेट पे बना है मास, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर हम यहाँ पे बेटा अमाउंट लगा देंगे वर्ड रेट की जगह पे, तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी प्रोडक्शन। क्या बन जाएगा ये, प्राइमरी प्रोडक्शन। तो अगर रेट की जगह पे अमाउंट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये प्राइमरी प्रोडक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्राइमरी प्रोडक्शन। और रेट लगा दिया तो यहाँ पे टाइम भी आ जाएगा साथ में, पर यूनिट टाइम हमने बता दिया है, तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्टिविटी। देखो तो ये डेफिनेशन होगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। इसको एक्सप्रेस किस टर्म में कर सकते हैं बेटा, हम प्रोडक्टिविटी को या प्रोडक्शन को, अगर हमें प्रोडक्शन मापना है तो ग्राम वेट के अकॉर्डिंग माप सकते हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया में कितना प्रोडक्शन हुआ। किलो कैलोरी एनर्जी की टर्म में बता सकते हैं, उसमें कितनी एनर्जी है जो बायोमास बना है, तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर एरिया के अकॉर्डिंग बेटा, पर मीटर स्क्वायर एरिया में कितना यहाँ पे जो है एनर्जी प्रोड्यूस हुई और या फिक्स हुई सन एनर्जी, और कितना मास था जो बायोमास यहाँ पे फिक्स हुआ था। तो ये ग्राम पर मीटर स्क्वायर तो वेट के लिए है, एनर्जी के लिए किलो कैलोरी में है। अगर ये प्रोडक्टिविटी का रेट बताना तो पर ईयर और लगा दो, ठीक है। तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इसकी वेट के अकॉर्डिंग यूनिट होगी, एनर्जी के अकॉर्डिंग किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की यूनिट होगी बेटा यहाँ पे। तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं वेट या एनर्जी की टर्म में। वेट होगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और अगर ये एनर्जी होगा तो क्या होगा, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर यहाँ पे आ जाएगा। तो बेटा ये ध्यान रखना, अभी रिसेंट में क्वेश्चन आया हुआ ये यूनिट्स पे बेस्ड, सिर्फ यूनिट पूछी गई थी, तो यही इस तरह क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं बेटा 2 टाइप में, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को शॉर्ट में बोलते हैं GPP, G फॉर ग्रॉस के लिए आ गया, P फॉर प्राइमरी, नेक्स्ट P फॉर प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को NPP बोलते हैं बेटा, N फॉर नेट, P फॉर प्राइमरी, नेक्स्ट P फॉर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP और ग्रॉस को GPP से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये दोनों काफ़ी सिमिलर से हैं बेटा। इनमें देखो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो जैसे हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखा बिल्कुल वही है, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कॉल्ड जीपीपी। तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी ना वही क्या है, ग्रॉस कहलाती है, वही सेम बिल्कुल। तो उसके यूनिट भी क्या होंगे, बिल्कुल सेम हो जाएंगे, वेट वाले होंगे, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो यहाँ पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो वही है जो हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन थी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कॉल्ड जीपीपी। लेकिन प्लांट बेटा अपने मेटाबॉलिज्म के लिए भी तो एनर्जी यूज़ करते हैं, तो जो एनर्जी वो रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेंगे, जो खाना उन्होंने बनाया था उसमें से खुद के लिए यूज़ कर लेंगे, तो वो ऑर्गेनिक या बायोमास जो है वो अपना खुद के लिए रेस्पिरेशन में लगा देंगे ऑक्सीडेशन के लिए, तो वो माइनस करना पड़ेगा। अगर माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगी ग्रॉस में से, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेज, जितनी एनर्जी रेस्पिरेशन में खुद यूज़ कर लिया प्लांट ने अपने लिए, वो माइनस कर देंगे, क्या बन जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो एनपीपी क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एनपीपी क्या है, जीपीपी माइनस आर, या फिर क्या हो सकता है बेटा आपको ये इक्वेशन ना लिख के ऐसे लिख दे एनपीपी प्लस आर इज इक्वल टू जीपीपी। तो ये न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इस तरह से आपको एनपीपी की वैल्यू दे दे, आर की वैल्यू दे दे, बताओ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या थी, या फिर ग्रॉस की वैल्यू दे दे आपको और रेस्पिरेटरी की वैल्यू दे दे, तो जीपीपी में से आर माइनस करेंगे तो एनपीपी आएगा, और एनपीपी में आर प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा जीपीपी। ये वाली इक्वेशन क्या है, करेक्ट इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है बेटा, जहाँ पे बच्चे पता क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ, वो क्या करते हैं जीपीपी आर तो याद रख लेंगे, प्लस और माइनस बोल जाएंगे। ये एग्जाम में क्या करता है एग्जामिनर, ऐसी इक्वेशन लिख देगा, ये वाली प्लस वाली लिख देगा और एक ये लिख देगा प्लस वाली, एनपीपी प्लस आर, और बच्चा वहाँ सोचता रहेगा कौन सी सही है, दोनों सही लग रही होंगे इसको, लेकिन सही तो ये वाली है, ये तो गलत है बेटा, क्योंकि यहाँ तो जीपीपी में से आर माइनस होता है। तो ये इस तरह की बातें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। एनपीपी क्या है, द अवेलेबल बायोमास, इसका मतलब ग्रोथ में से रेस्पिरेटरी लॉस जो माइनस होगी, अब जितना बायोमास बच गया वही बायोमास हर यहाँ पे क्या हेटेरोट्रॉप्स खा सकते हैं बेटा, जो प्लांट्स को खाएंगे ना, तो प्लांट से जो एनिमल के कंज्यूमर की बॉडी में जाएगा, हेटेरोट्रॉप्स की बॉडी में, तो हर्बीवोर्स की बॉडी में या डिकम्पोजर की बॉडी में जाएगा, तो ये वही अवेलेबल बायोमास है बेटा जिसको एनपीपी को कंज्यूम कर पाएंगे हेटेरोट्रॉप्स। तो एनपीपी वो बायोमास है, अवेलेबल बायोमास। फिक्स जो हुआ था उसको बोलेंगे ग्रॉस, उसमें से आर वाला माइनस किया तो बन गया नेट, और ये अवेलेबल बायोमास है जिसको कंज्यूम कौन कर सकता है, हेटेरोट्रॉप्स या हर्बीवोर खा सकते हैं, डिकम्पोजर के पास जा सकता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे एनपीपी क्या है, अवेलेबल बायोमास टू द हेटेरोट्रॉप्स क्या है बेटा, हर्बीवोर्स या डिकम्पोजर के लिए अवेलेबल कौन सा है, एनपीपी। ये बात समझ में आ गई। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको पता है फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगी, प्लांट्स स्पीसीज इनहेबिटिंग, ठीक है, किसी एरिया में रहने वाले, इनहेबिटिंग जो है किसी भी एरिया में रहने वाले स्पीसीज जो है, पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले स्पीसीज बेटा वहाँ पे किस तरह के हैं ये डिपेंड करेगा, उनके किस तरह के स्पीसीज हैं भाई, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में किस टाइप के हैं तो ये मैटर करेगा, C3 है, C4 है, कैम प्लांट्स हैं तो अलग टाइप के हैं, साथ में उनकी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कैसी है, फिर तो ये प्लांट स्पीसीज किस टाइप के हैं, उनकी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कैसी है, C3 की अलग होती है, C4 की अलग होती है। तो ये ऑलरेडी हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने देखा C3 जो है लेस एफिशिएंट एज कम्पेयर टू C4। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी भी यहाँ पे मैटर करेगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या ग्रोस प्रोडक्टिविटी के लिए या नेट प्रोडक्टिविटी के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसा है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल है या नहीं है, तो सोइल किस टाइप की है, किस तरह का इन्वायरमेंट है वहाँ पे जो है, इसलिए मैटर करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये भी डिटरमाइन करेगा बेटा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सारे आ जाएंगे जो हम पढ़ चुके हैं बेटा, एबायोटिक फैक्टर, लाइट, टेम्परेचर, सोइल, वाटर, सब जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर रोल प्ले करेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिटरमाइन करने के लिए। अब यहाँ पे आपको बताया भी है एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी जो है होल बायोस्फीयर की कितनी है, जो मेजर करके रफ एस्टिमेट लगाया गया है, दैट इज अराउंड 170 बिलियन टन। पहले तो आपको ये वैल्यू याद करनी है, क्या है ये, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी, पूरे बायोस्फीयर की बेटा, कंप्लीट बायोस्फीयर, ध्यान दो कंप्लीट बायोस्फीयर की कितनी है, एनुअल एनपीपी, ग्रोस में से आर माइनस करके फिर एनपीपी बचती है, कितनी है 170 बिलियन टन ड्राई वेट है बेटा। ये कैसा है ड्राई वेट, ये टर्म याद रखना सारी चीज़ें। ऑर्गेनिक मैटर का ड्राई वेट कैसे निकालते हैं, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ फॉर्मूला। मान लो आपने वेट मास लिया है, आपने जो है अभी फ्रेशली जो लीव्स थे वो तोड़े हैं, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको हीट कर देंगे,
हीट करेंगे इससे क्या होगा कि इससे मॉइस्चर या वाटर निकल जाएगा बेटा, वाटर निकलेगा तो इससे क्या हो जाएगा, ड्राई मास बचेगा, और ड्राई मास जो होगा वही यहाँ पे दिया 170 बिलियन टन्स ड्राई मास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में कितना है बेटा, जो कि 70% अर्थ के सरफेस को ऑक्यूपाई करते हैं, 70% अर्थ सरफेस को ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन इनका अगर आप देखोगे यहाँ पे एनपीपी कितना है 55 बिलियन टन्स, जो कि बहुत ही कम है बेटा। जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जिसका 30% ही पार्ट अर्थ को कवर करते हैं उससे कम, जिनका कितना है 115 बिलियन टन्स यहाँ पे एनपीपी है बेटा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। तो लगभग डबल से भी ज़्यादा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एनपीपी एज कम्पेयर टू ओशंस या एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो यहाँ पे बेटा आप कह सकते हो ये डबल से भी ज़्यादा है, 55 का 2 टाइम करेंगे तो 110 हो जाएगा, तो ये उससे भी ज़्यादा है यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजियोस्पर्म्स लैंड के ऊपर हैं और इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा एंजियोस्पर्म की, इसलिए प्रोडक्टिविटी जो है नेट प्रोडक्टिविटी वो बहुत ज़्यादा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की एज कम्पेयर टू एक्वेटिक इकोसिस्टम। बाकी रीजन्स क्या है, देखो रीजन्स फॉर लो प्रोडक्टिविटी क्या है बेटा, लाइट की जो है पेनिट्रेंस नहीं है, जो वाटर बॉडी में पानी जाता, पानी के अंदर जो है लाइट ज़्यादा डिस्टेंस तक जाती नहीं है, 500 मीटर तक मोस्टली जाती है, उसके बाद लाइट पहुंचती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये वन ऑफ द रीज़न है लो प्रोडक्टिविटी का। दूसरा न्यूट्रिएंट्स की कमी है बेटा, पानी में जैसे नाइट्रोजन जो है मोस्ट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है, तो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट अगर कम होंगे यहाँ पे जो है, तो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स जो है धीरे धीरे नाइट्रोजन बनता है या दूसरे एलिमेंट भी बन सकते हैं समय के साथ में, तो ग्रेजुअली तो नाइट्रोजन की कमी होगी तो बेटा फिर वहाँ पे तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी ना ऑर्गेनिजम्स की, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी तो बहुत दूर की बात है। फिर वहाँ पे ऑर्गेनिज्म कम हो जाएंगे, प्रोडक्शन करने वाले वो कम हो गए, और तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूसर्स कम हो गए तो फिर प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो ये रीज़न है मोस्ट कॉमनली जो कि लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ा बेटा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है उसको हमने ग्रॉस और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिफाइन किया। ग्रॉस में से रेस्पेक्टिव लॉस माइनस कर देंगे तो नेट बन जाएगी, और फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ा हमने, और फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनुअल बायोस्फीयर की देखा है बेटा, जो कि यहाँ पे कितनी वैल्यू है 170 बिलियन टन, और एक्वेटिक कितनी है 55, और टेरेस्ट्रियल में 115 बिलियन टन। अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी प्राइमरी के बाद में, तो जो अवेलेबल बायोमास था एनपीपी उसको खाएंगे बेटा हेटेरोट्रॉप्स या कंज्यूमर, फिर उनका जो बायोमास वो क्रिएट करेंगे उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई कंज्यूमर्स इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई कंज्यूमर्स यहाँ पे याद करना है, कौन बनाते हैं, कंज्यूमर ने जितना बायोमास क्रिएट किया न्यू ऑर्गेनिक मैटर उसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट्स को खाने के बाद जो एनपीपी को कंज्यूम करने के बाद जो है कंज्यूमर्स ने कितना बायोमास ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसकी यूनिट भी सेम होंगी बेटा, वेट की टर्म में तो इसकी यूनिट क्या होंगी बेटा ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और एनर्जी की टर्म में इसकी यूनिट क्या होंगी बेटा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर यूनिट हो जाएंगे यहाँ पे सेम। तो यूनिट्स तो सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे कंज्यूमर के द्वारा कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया गया है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे हमने बेटा फर्स्ट कंपोनेंट इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी के बारे में समझ लिया है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो इसलिए जितनी बातें एग्जाम में डिस्कस की हैं वो बहुत ध्यान से देख लेनी है, दोबारा से देख लेनी है, वीडियो को रिपीट करके देख लेना है, आपको सब बातें याद हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।